हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द टीची अरीना। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था वेरियस रूल्स फॉर द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स दैट इज़ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारा जो कंपाउंड होता है उसमें एल्किल ग्रुप्स के अलावा कुछ और ग्रुप्स होते हैं जिसे हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। वो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस होते हैं जिसे हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करते। मींस वो फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं एक तरह से, लेकिन वो सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं, वो प्रीफिक्स में हम लगाते हैं। सो ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम करेंगे। सो एग्जांपल बाय एग्जांपल समझेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है ये। इसमें हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि कार्बन की सबसे लंबी और कंटिन्यूस चेन कौन सी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 ही कार्बन है, तो यही होगी हमारी कंटिन्यूस और लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ताकि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं पेरेंट चेन के ऊपर, पेरेंट चेन वही जिसे हम कंटिन्यूस चेन या लॉन्ग चेन कह रहे हैं, वही हमारी पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन के ऊपर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है और वो सबसे लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, NO2। देखिए यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, ये है सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसके हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाते हैं। ऐसे वाले ग्रुप हैं, ये एक तरह से फंक्शनल ग्रुप ही है, लेकिन ये पेरेंट चेन में एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम ट्रीट करते हैं और इसका आईयूपीएसी भी हम एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। तो हमने जब सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में डिस्कस किया था तो ही पढ़ा था कि NO2 के लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाते हैं नाइट्रो। तो हमने देख लिया कि हमारी पेरेंट चेन है और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है NO2। तो इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लगाएंगे नाइट्रो। अब कैसा नंबरिंग मिलना चाहिए, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 NO2 जो कि सब्स्टिट्यूएंट है उसे 2 नंबरिंग मिलेगी। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 NO2 को 3 नंबरिंग मिलेगी। तो इसीलिए हमें वो नंबरिंग सिस्टम चूज़ करना है जिसमें NO2 जो कि सब्स्टिट्यूएंट है उसे कम नंबरिंग मिले। तो यहाँ से करने टाइम हमें NO2 को कम नंबरिंग मिलेगी, तो हम यहाँ से नॉमेनक्लेचर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 2 पे आ गया NO2। अब इसका नाम लिखना है हमें। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमें प्रीफिक्स के ही नाम लिखने होते हैं। तो NO2 हो गया नाइट्रो। अब ये नाइट्रो कहाँ पे है, तो 2 पे है, हमने पहले ही पढ़ा था। पहले उसका लोकेशन बताएंगे, लोकेंड बताएंगे, फिर एक हाइफन करेंगे, फिर उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, नाइट्रो हो गया। अब हमारे पास बचा है ये पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में सबसे पहले हम वर्ड रूट का नाम लिखते हैं। तो वर्ड रूट कौन सा है, 1 2 3 4 कार्बन वाला। 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। और क्योंकि ये सब सैचुरेशन प्रेजेंट है, इसमें एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये एल्केन है, सो इसके लिए हम सफिक्स लगाएंगे ANE। सो इसका नाम हो गया 2 नाइट्रो ब्यूटेन। अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे पास अगले एग्जाम्पल पे ये है BR, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट जो भी कहें। तो सबसे पहले इसमें भी हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन देखनी है। तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 इतने ही है कार्बन, तो यही हुई इसकी लंबी चेन। ओके, जो ब्रोमीन है वो हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है या सेकेंडरी प्रीफिक्स जिसे बोल सकते हैं, और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे हम एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और एल्किल ग्रुप या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये तो एल्किल ग्रुप नहीं है, ये कोई सब्स्टिट्यूएंट है BR। अगर एल्किल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो हमें प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को, क्योंकि ये हमें फंक्शनल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट कर रहे हैं और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो हमें छोटा नंबर मतलब लोवेस्ट नंबर देना है इस डबल बॉन्ड को। तो हम अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 और 3 मतलब शॉर्टेस्ट को हम काउंट करते हैं तो 2 पे डबल बॉन्ड हुआ, और BR कहाँ पे 4 पे है, ये हो गया 2 4। ठीक है, अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच, और BR है 2 पे। तो हम कौन सा सेट चूज़ करेंगे जहाँ पे ये डबल बॉन्ड वाली नंबरिंग है, जहाँ पे डबल बॉन्ड को छोटी नंबरिंग मिले। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो हमारे डबल बॉन्ड को 2 पड़ेगा और ब्रोमीन को 4 पड़ेगा। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे ताकि हमारे जो डबल बॉन्ड है उसको सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा प्रायोरिटी मिल सके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
सबसे पहले हम प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, तो इसमें प्रीफिक्स क्या है, बी आर है, 4 पे है बी आर, 4 पहले उसको पोजीशन लिखेंगे। उसके बाद बी आर के लिए हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, ब्रोमो, तो 4 के बाद ब्रोमो। उसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूएंट ख़त्म हो चुका है, अब हमें पेरेंट चेन का नॉमेनक्लेचर करना है। तो पेरेंट चेन की नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं वर्ड रूट, तो वर्ड रूट है 1 2 3 4 5, 5 के लिए लिखते हैं पेंट। पेंट के बाद क्योंकि हमारे कंपाउंड में, हमारे पेरेंट चेन में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हो गया कि ये ENE मतलब एल्कीन वाली ग्रुप है, तो इसे हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारा एल्कीन वाला ग्रुप है ये, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 पे। तो पेंट के बाद 2, उसके बाद हम अब अपना सफिक्स लिखते हैं जो है ENE, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स लिखने के पहले हमें बताना पड़ेगा कि वो कौन से नंबरिंग पे है। अगर वो 1 नंबर पे होता तो वो नेग्लिजिबल होता, क्योंकि 1 नंबर किसी भी पोजीशन को बताना ज़रूरी नहीं है IUPAC में, लेकिन अगर वो 2 है तो उसे हमें बताना पड़ता है। तो इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। सो ये सारे एग्जाम्पल थे कि जब हमारे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या कोई प्रीफिक्स प्रेजेंट है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, चाहे वह एल्किल ग्रुप हो, चाहे कोई हेलोजन ग्रुप हो, तो हम कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब ये सब मिल के किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, जैसे कि किसी कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, तो हम उसके नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सो इस एग्जांपल में सबसे पहले हम कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने फंक्शनल ग्रुप है। मैंने बताया था कि ये डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो गया एक फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे सारे सैचुरेशन प्रेजेंट है, CH2 है, और ये CO, ये है एक फंक्शनल ग्रुप। CO कौन सा ग्रुप है, RCOR कीटोन ग्रुप है। सो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम नंबरिंग और लॉन्गेस्ट चेन किसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। तो जो ये वाले ग्रुप्स होते हैं CO और COOH, वो प्रायोरिटी ऑर्डर की एक लिस्ट होती है जिसे हमें याद करना पड़ता है, वो हम बाद में देंगे आपको। सो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो CO RCOR वाला ग्रुप होता है उसे मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं। तो हमें प्रायोरिटी देनी है CO को, उसके बाद हमें प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। सो अब हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगी उसमें फंक्शनल ग्रुप दोनों को हमें इंक्लूड करना होता है, भले ही वो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो या ना हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की होगी हमारी कार्बन चेन, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो हम कंटिन्यूस चेन में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। अगर हम नीचे से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा CO वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा छूट जाएगा। सो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हमारे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें उससे प्रायोरिटी देनी पड़ती है और उसे हमें अपनी कार्बन की कंटिन्यूस चेन में इंक्लूड करना होता है। सो हमें यहाँ पे भले ही कार्बन की लंबी चेन ये हो या ना हो, लेकिन हमें इन दोनों फंक्शनल ग्रुप, जो जितने ही फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हमें इंक्लूड करना होता है। तो हमें इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है, ऐसी हमें नंबरिंग करनी होगी। सो यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे CO को प्रायोरिटी मिलेगी, इसको कम प्रायोरिटी मिलेगी। अगर हम नीचे से ऊपर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें ये हमारी कंटिन्यूस चेन मिल गई कार्बन की। अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगी कि CO को, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि प्रायोरिटी लिस्ट में CO पहले आता है, डबल बॉन्ड बाद में आता है, तो हमें CO को कम नंबरिंग देनी है, CO वाले ग्रुप को, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे ताकि इसे 2 नंबरिंग मिले। तो हमारे ये हो गया नंबरिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हम अलग अलग नंबरिंग करके देखेंगे। ये दोनों सेम कंपाउंड है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा रूल है जो कि लोकेंट रूल से एक्सेप्शनल है, मतलब इसमें जो लोकेंट रूल है हमारा वो फॉलो नहीं होता। सो हम इसमें सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन देख लेते हैं। तो ये है हमारे कार्बन की लंबी चेन दोनों में। सो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहले
1 2 3 4 5 6। इसमें हम इधर से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमारा जो CS3 है वो सब्स्टिट्यूएंट है और CO है वो फंक्शनल ग्रुप है। तो CS3 को है 2 नंबर पे और फंक्शनल ग्रुप है 4 नंबर पे, 2 4 हो गया। यहाँ पे क्या है CO है 3 नंबर पे और CS3 है 5 नंबर पे। अब हम अगर अपना लोकेंट रूल फॉलो करना चाहते हैं यहाँ, तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो 2 4 वाला ग्रुप है वो 3 और 5 से छोटा है, तो हमें तो ये वाला नंबरिंग सेलेक्ट करना चाहिए। है वो एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे हम लोकेंट रूल फॉलो नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए 2 पे है CS3 और 4 पे है CO। मैंने पहले ही कहा था कि जो CS3 है वो सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, और जो CO है फंक्शनल ग्रुप है। हमें फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। तो यहाँ पे CS3 को 2 मिला है और फंक्शनल ग्रुप 4 मिला है। अब हम फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप को क्या मिला है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 CO को। CS3 से अभी हमें CS3 पे अभी हमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को 4 मिला है, यहाँ पे 3 मिला है। तो हमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूएंट से लोवेस्ट नंबरिंग देनी होती है, प्रायोरिटी देनी होती है। इसीलिए यहाँ पे लोकेंट रूल फॉलो नहीं होता। और यहाँ पे क्योंकि CO को 4 मिला है, यहाँ पे CO को 3 मिला है, भले ही CS3 को यहाँ 5 मिल जाए या CS3 को यहाँ पे 2 मिल रहा हो, हमें ये वाला नंबरिंग चूज़ करनी है जहाँ पे CO जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसे सब्स्टिट्यूएंट से प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो हम ये वाला नंबरिंग इसीलिए चूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली की वीडियोस जो होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पॉली फंक्शनल ग्रुप यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जब एक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो हम उसका नॉमेनक्लेचर किस रूल्स की बेसिस पे करते हैं, और जब किसी कंपाउंड की IUPAC नेम दिए रहते हैं तो हम उसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं। So if you have any doubt regarding this video, then you can comment in the comment box. Thanks for watching.